हेलो गाइस, आज के इस सामान्य ज्ञान के वीडियो में आपके लिए टॉप 60 क्वेश्चन लाया हूं जो कि हाल फिलहाल के परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो वीडियो को शुरू करेंगे। पहला सवाल इस वीडियो में हो जाएगा, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना कब शुरू की गई। दोस्तों, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत यह हुआ था 2009 से लेकर 10 के बीच में। ऑप्शन नंबर ए जो है 2009 से लेकर 10 के बीच में हुआ था। चलिए अगला सवाल है, कार्ल मार्क्स किस देश के निवासी थे। दोस्तों, कार्ल मार्क्स कौन से देश के निवासी थे, तो यह निवासी थे जर्मनी के। ऑप्शन नंबर ए जो है जर्मनी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापने के लिए किए जाते हैं। देखिए, रिएक्टर स्केल का प्रयोग जो है यह करते हैं भूकंप की तीव्रता मापने के लिए। ऑप्शन नंबर सी जो है भूकंप की तीव्रता बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए अगला सवाल, सुनामी किस भाषा का शब्द है। दोस्तों, सुनामी जो शब्द है यह है जापानी भाषा का शब्द। ऑप्शन नंबर सी जो है जापानी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, किस प्रकृति का सुरक्षा बल्ब कहा जाता है। किसे प्रकृति का सुरक्षा बल्ब कहते हैं, तो यह कही जाती है ज्वालामुखी को। ऑप्शन नंबर सी जो है ज्वालामुखी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, वह कौन सा महाद्वीप है जहां एक भी ज्वालामुखी नहीं है। दोस्तों, इनमें से जो महाद्वीप एक भी ज्वालामुखी वाले नहीं हैं तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू हुआ। दोस्तों, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन इसकी शुरुआत हुआ था 2005 में, अप्रैल 2005 में। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत किस तारीख को की गई थी। तो किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत हुआ था 1 फरवरी 2019 से। ऑप्शन नंबर सी जो है 1 फरवरी 2019 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस तिथि को किया गया था। देखिए, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन यह किया गया था 6 अगस्त 1952 को। ऑप्शन नंबर सी जो है 6 अगस्त 1952 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, संयुक्त राज्य अमेरिका में शून्य आधारित बजट तकनीकी को सर्वप्रथम कब अपनाया गया। शून्य आधारित बजट तकनीकी यह संयुक्त राज्य अमेरिका में अपनाई गई थी 1977 में। ऑप्शन नंबर डी जो है 1977 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत को अधिकतम कर यानी कि टैक्स आय प्राप्त किससे होती है। तो भारत को अधिकतम टैक्स की प्राप्ति यह होती है निगम कर से। ऑप्शन नंबर ए जो है निगम कर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, योजना आयोग द्वारा अब तक कितनी बार वार्षिक योजनाएं बनाई जा चुकी है। देखिए, योजना आयोग के द्वारा जो अब तक वार्षिक योजनाएं बनाई जा चुकी है यह टोटल 7 बार। ऑप्शन नंबर सी जो है 7 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, 5वीं पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य क्या था। दोस्तों, 5वीं पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य यह हो जाएगा गरीबी हटाना। ऑप्शन नंबर ए जो है गरीबी हटाना बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, इंडिया मल्टी एक्टिविटी फंड्स की स्थापना कब की गई थी। तो इंडिया मल्टी एक्टिविटी फंड्स की स्थापना यह हुआ था 1996 में। ऑप्शन नंबर बी जो है 1996 बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल है, वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है। दोस्तों, वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक यह हो जाएंगे एडम स्मिथ। ऑप्शन नंबर ए जो है एडम स्मिथ बिल्कुल सही जवाब है। देखिए आपका अगला सवाल है, भारत के शहरों को गंदी बस्ती रहित बनाने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है। देखिए, यहाँ पर शहरों नहीं शहरों होगा, ठीक है। भारत के शहरों को गंदी बस्ती रहित बनाने के लिए जिस योजना की शुरुआत हुआ था यह हो जाएगा राजीव आवास योजना। ऑप्शन नंबर सी जो है राजीव आवास योजना बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, अग्निवल्य सर्कल ऑफ फायर किसे कहा जाता है। देखिए, सर्कल ऑफ फायर इसे कहते हैं प्रशांत परिमेखला को। ऑप्शन नंबर सी जो है प्रशांत परिमेखला बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ पर स्थित है। तो विश्व की सबसे ऊंची ज्वालामुखी पर्वत जो कोटोपैक्सी है यह है इक्वेडोर में। ऑप्शन नंबर सी इक्वेडोर बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है, हिमालय की उत्पत्ति किस भूषण नदी से हुई है। भूषण नदी से हुई है तो यह हुई है टेथिस से। ऑप्शन नंबर ए जो है टेथिस बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे बड़ी है। देखिए, पर्वत श्रृंखला जो कि विश्व में सबसे बड़ी है यह हो जाएगा एंडीज। ऑप्शन नंबर बी जो है एंडीज बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, पृथ्वी के वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है या फिर पाया जाता है। तो यह पाई जाती है 97% तक। ऑप्शन नंबर डी जो है 97% बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है,
वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? दोस्तों वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत यह होता है 78.03%। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, टाइफून नामक चक्रवात से कौन सा क्षेत्र प्रभावित होता है? देखिए टाइफून नामक चक्रवात से प्रभावित होने वाला क्षेत्र, यह क्षेत्र हो जाएगा चीन सागर। ऑप्शन नंबर बी जो है चीन सागर आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, रेशेदार दिखाई देने वाले मेघ को क्या कहते हैं? देखिए रेशेदार दिखाई देने वाले मेघ को कहेंगे पश्चाभ। ऑप्शन नंबर सी जो है पश्चाभ बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, विश्व के सर्वाधिक गहरी झील कौन सी है? तो विश्व की जो सर्वाधिक गहरी झील है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी बैकाल झील। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है? देखिए ऊर्जा का परंपरागत स्रोत यह हो जाएगा भूतापीय ऊर्जा। ऑप्शन नंबर डी जो है भूतापीय ऊर्जा बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए अगला सवाल है, किस प्रकार के ऊर्जा से सबसे कम वायु प्रदूषण होती है? देखिए सबसे कम वायु प्रदूषण यह होती है सौर ऊर्जा से। ऑप्शन नंबर डी जो है सौर ऊर्जा बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? दोस्तों भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत यह हो जाएगा तापीय ऊर्जा। ऑप्शन नंबर बी जो है तापीय बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना कौन सी है? तो भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना, यह परियोजना हो जाएगा शिव समुद्रम परियोजना। ऑप्शन नंबर सी जो है शिव समुद्रम परियोजना बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, लोकतक शक्ति परियोजना किस राज्य में स्थित है? लोकतक शक्ति परियोजना यह है भारत के राज्य मणिपुर में। ऑप्शन नंबर डी जो है मणिपुर आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, किस स्थान पर विद्युत जल शक्ति से फायदा होती है? तो वह स्थान जहाँ पर विद्युत जल शक्ति से फायदा होती है यह हो जाएगा मैट्टूर। ऑप्शन नंबर डी जो है मैट्टूर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है, पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? देखिए पवन ऊर्जा के उत्पादन के क्षेत्र में भारत का स्थान विश्व में चौथा नंबर पर है। ऑप्शन नंबर सी चौथा बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत में विद्युत आपूर्ति सबसे पहले कहाँ हुई थी? तो भारत में विद्युत आपूर्ति सबसे पहले शुरू हुआ था दार्जिलिंग में। ऑप्शन नंबर बी जो है दार्जिलिंग बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, ओबरा शहर किस लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों ओबरा शहर जो है वह प्रसिद्ध है क्योंकि थर्मल पावर प्लांट्स के लिए। ऑप्शन नंबर बी जो है थर्मल पावर प्लांट्स बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ पर स्थित है? केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र जो है यह स्थापित है खड़कवासला में। ऑप्शन नंबर ए जो है खड़कवासला बिल्कुल सही जवाब है। वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, भारत में कुल उत्पादित विद्युत में परमाणु शक्ति का भाग कितना है? तो देखिए परमाणु शक्ति का भाग टोटल 2% है। ऑप्शन नंबर ए जो है 2% बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत का कौन सा राज्य सौर ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी है? देखिए भारत का वह राज्य जो कि सौर ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी है यह राज्य हो जाएगा राजस्थान राज्य। ऑप्शन नंबर बी जो है राजस्थान राज्य बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत में खनिज तेल का उत्पादन सर्वप्रथम कहाँ से आरंभ हुआ था? तो सबसे पहले आरंभ किया गया था डिगबोई में। ऑप्शन नंबर डी जो है डिगबोई आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू हुआ? राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन इसकी शुरुआत हुआ था अप्रैल 2005 में। ऑप्शन नंबर डी जो है अप्रैल 2005 बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए अगला सवाल है, विश्व का एकमात्र तैरता डाकघर किस झील पर स्थित है? दोस्तों विश्व का जो एकमात्र तैरता हुआ डाकघर है वह कौन से झील पर है? तो यह है डल झील पर। ऑप्शन नंबर बी जो है डल झील बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत में अंतिम टेलीग्राम कब भेजा गया था? दोस्तों भारत में अंतिम टेलीग्राम यह भेजी गई थी 14 जून 2013 को। ऑप्शन नंबर ए जो है 14 जून 2013 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत में हवाई डाक सेवा की शुरुआत कब से हुई थी? तो देखिए भारत में हवाई डाक सेवा की शुरुआत कहाँ से हुई थी? कब से नहीं बल्कि कहाँ से। तो देखिए हवाई डाक सेवा की शुरुआत सबसे पहले यह हुआ था इलाहाबाद नैनी के मध्य। ऑप्शन नंबर डी जो है इलाहाबाद नैनी के मध्य बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत को कितने डाक जोन में विभाजित किया गया है? तो देखिए भारत को डाक जोन में टोटल 7 में विभाजित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, विश्व में डाकघर का सबसे बड़ा जाल किस देश में पाई जाती है? तो विश्व में डाकघर का सबसे बड़ा जाल यह पाई जाती है भारत में। ऑप्शन नंबर बी जो है भारत आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, डाक सूचकांक 7 के अंतर्गत शामिल राज्य की संख्या है?
तो देखिए डाक सूचकांक 7 के अंतर्गत जो शामिल राज्य हैं टोटल 10 राज्य है। ऑप्शन नंबर सी 10 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, ऑल इंडिया रेडियो का नाम परिवर्तन कर आकाशवाणी किस वर्ष किया गया? तो देखिए आकाशवाणी जो किया गया था यह किया गया था 1957 में। ऑप्शन नंबर डी जो है 1957 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, किस वर्ष भारतीय प्रसारण सेवा का नाम परिवर्तन कर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया? तो देखिए यह किया गया था 1936 में। ऑप्शन नंबर बी जो है 1936 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत में निजी क्षेत्र में पहला रेडियो स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया? तो भारत में निजी क्षेत्र में जो पहला रेडियो स्टेशन स्थापित किया गया था यह किया गया था बेंगलुरु में। ऑप्शन नंबर डी जो है बेंगलुरु बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, मानव शरीर में कोशिकाओं की खोज किसने की थी? दोस्तों मानव शरीर में कोशिकाओं की खोज करने वाले इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का बी रॉबर्ट हुक। ऑप्शन नंबर बी जो है रॉबर्ट हुक बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, किस वैज्ञानिक ने खोज की थी कि मलेरिया मच्छरों से होती है? देखिए मलेरिया जो है वो मच्छरों से होती है, इसकी खोज करने वाले हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का ए रोनाल्ड रोस। ऑप्शन नंबर ए जो है रोनाल्ड रोस बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, कोशिका का रसोई घर किसे कहते हैं? दोस्तों कोशिका का रसोई घर इनमें से कहेंगे ऑप्शन नंबर का डी को क्लोरोप्लास्ट को। ऑप्शन नंबर डी जो है क्लोरोप्लास्ट बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक कौन सा होता है? देखिए पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक यह होते हैं फफूंदी। ऑप्शन नंबर ए जो है फफूंदी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, प्रकाश संश्लेषण के समय निकलने वाली गैसों को क्या नाम है? तो निकलने वाली गैसों का नाम यह नाम हो जाएगा ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर बी जो है ऑक्सीजन बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति के लिए कौन सा बल उत्तरदायी है? तो देखिए चंद्रमा की चारों ओर गति के लिए जो बल उत्तरदायी है यह हो जाएगा अभिकेंद्रीय बल। ऑप्शन नंबर ए जो है अभिकेंद्रीय बल बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए अगला सवाल है, उस बल का नाम क्या है जिससे सब वस्तुओं को पृथ्वी अपनी ओर खींचती है? देखिए वह बल कौन सा हो जाएगा जिससे कि पृथ्वी सब वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है? तो यह बल हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल। ऑप्शन नंबर डी जो है गुरुत्वाकर्षण बल बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, न्यूटन मीटर का मात्रक क्या है? दोस्तों न्यूटन मीटर का मात्रक इनमें से कौन से हैं? तो यह हो जाएगा ऊर्जा का। ऑप्शन नंबर डी जो है ऊर्जा का जो कि न्यूटन मीटर का मात्रक है। चलिए अगला सवाल है, दूरी की इकाई क्या होती है? दोस्तों दूरी की इकाई इनमें से कौन सी है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी प्रकाश वर्ष। ऑप्शन नंबर बी जो है प्रकाश वर्ष बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? दोस्तों ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी डेसिबल। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है डेसिबल। तो देखिए आपका अगला सवाल है, किस काल के लिपि को चित्रसर लिपि कहते हैं? तो देखिए यह कही जाती है सिंधु काल के। ऑप्शन नंबर ए जो है सिंधु काल बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, जैन सूत्र में कितने लिपियों का उल्लेख है? दोस्तों जैन लिपियों में उल्लेख है टोटल 18 लिपियों का। ऑप्शन नंबर सी जो है 18 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, संविधान के 8वीं अनुसूची में मूल की कितनी भाषाएं शामिल थी? तो 8वीं अनुसूची में टोटल 14 भाषाएं शामिल थी, लेकिन फिलहाल के समय में 22 भाषाएं हैं। चलिए अगला सवाल है, संविधान के द्वारा कितनी भाषाएं स्वीकृत है? दोस्तों भारतीय संविधान के द्वारा कितनी भाषाएं स्वीकृत है? तो यह टोटल 22। ऑप्शन नंबर सी 22 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारतीय संविधान में हिंदी को क्या कहा जाता है? देखिए भारतीय संविधान में हिंदी को कहते हैं राजभाषा। ऑप्शन नंबर ए जो है राजभाषा बिल्कुल सही जवाब है। कई लोग इसे राष्ट्रभाषा बोलते हैं लेकिन यह राजभाषा है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, देश के एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? तो देखिए एकमात्र राज्य जिसकी राजभाषा अंग्रेजी है यह हो जाएगा नागालैंड राज्य। ऑप्शन नंबर बी जो है नागालैंड बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई थी? देखिए अमीर खुसरो ने अग्रणी भूमिका निभाई थी खड़ी बोली में। ऑप्शन नंबर सी जो है खड़ी बोली के विकास में आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा भाषाई समूह कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा भाषाई समूह यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी भारतीय आर्य। ऑप्शन नंबर सी जो है भारतीय आर्य बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, कोठारी कमीशन की स्थापना किस दौरान की गई? दोस्तों कोठारी कमीशन की स्थापना यह हुआ था 1964 से लेकर 66 के बीच में। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, विश्व भारतीय विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना यह किए थे
ऑप्शन नंबर डी रविंद्रनाथ टैगोर ने। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा, रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए अगला सवाल है, भारत के नए राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष की गई? तो भारत के नए राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा जो किया गया, यह किया गया था 1986 में। ऑप्शन नंबर बी जो है 1986 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? देखिए एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक यह थे विलियम जोन्स। ऑप्शन नंबर सी विलियम जोन्स बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? देखिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय यह है भोपाल में। ऑप्शन नंबर सी भोपाल आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय यह है देहरादून में। ऑप्शन नंबर सी देहरादून आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, अध्ययन की सुविधा के लिए पृथ्वी को कितने मंडलों में बांटा गया है? तो अध्ययन की सुविधा के लिए पृथ्वी को टोटल 3 मंडलों में बांटा गया है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत की राष्ट्रीय ट्रेन कौन सी है? दोस्तों भारत की जो राष्ट्रीय ट्रेन है इनमें से कौन सी है? जैसे कि वंदे भारत, अमृतसर, सारनाथ, साबरमती, इनमें से आपको राइट आंसर कमेंट करना है। और लास्ट वीडियो में क्वेश्चन है तो कमेंट कीजिएगा इसका आंसर। तो आज का वीडियो कैसा लगा है कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।